चलो, जो चैप्टर हमने कल पढ़ा था वो क्या था? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन से एएस हम लोग को पढ़ने? तो एएस 21, 23 और 27 हम लोग को पढ़ने। फिलहाल हम लोग ने कौन सा कॉन्सेप्ट देख लिया? एएस 21 का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हम लोग ने देखा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। बताओ होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? कितने परसेंट शेयर्स खरीदती है? 51%। मोर देन 51% अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो जिसने शेयर्स खरीदा है वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और जिसके कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे कल हम लोग ने सीखा था, दो कॉन्सेप्ट सीखा था, याद करो। बोलो ना। पार्टनरशिप में तो होते ही नहीं ना ये फंडा। हाँ, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। उसमें परसेंटेज नहीं होता, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है। तो वहां पे सारे पार्टनर्स ओनर्स ही होते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं, नहीं, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे नहीं होती। इन्वेस्टमेंट बेसिस पे क्या होगी? जैसे तूने ज्यादा पैसा लगाया तो तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होगा। तू ओनर नहीं बन जाएगा बाबा, ये मतलब ओनर तो है ही है तू। पार्टनर्स में सारे पार्टनर्स कौन होते हैं? ओनर ही होते हैं। करेक्ट, इसमें ये फंडा एप्लीकेबल नहीं होता है कि 51% से ज्यादा पैसा लगा दिया तो भाई वो मेरा ही हो गया पार्टनरशिप। उसमें तुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सिर्फ कहां पे काम आता है? कंपनीज में। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ किसमें काम आएगा? कंपनीज में। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हम लोग ने कल पढ़े थे, बताओ कौन से? हाँ, पहला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या निकालते हैं हम लोग? या तो गुडविल निकालेंगे या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। गुडविल कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट माइनस होल्डिंग कंपनी शेयर्स। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? ठीक है, नाउ माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देखो, अगर जैसे होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स खरीद रखे हैं तो बाकी के 20% किसके पास है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और एएस 21 क्या कहता है? शोन इन लाइबिलिटी साइड सेपरेटली, हमें उसे क्या करना है? शो करना है। ठीक है, अच्छा बताओ, एक और हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड का। हाँ, कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लिख लो पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3। नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, हेडिंग लिखना, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स। ना एक छोटा सा अपन डायग्राम से समझेंगे इसको। हाँ, साथ साथ बनाते जाते हैं ताकि समझ में आएगा प्रॉपरली। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये जो डेट है यहाँ पे ये है 1 अप्रैल। डायग्राम बनाते तो समझ में भी आएगा, साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को जो एच लिमिटेड है, देखो हम लोग नाम भी एच और एस ही रखेंगे ताकि तुम्हें समझ में आएगा। एच कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। और एस कौन सी कंपनी होगी? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो 1 अप्रैल को एच लिमिटेड ने इस कंपनी के 100% शेयर्स क्या किए? एक्वायर किए। 100% शेयर्स एक्वायर्ड। ईयर है, हाँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। उसके बाद 1 अप्रैल को एच लिमिटेड ने 100% शेयर्स एक्वायर्ड किए ऑफ एस लिमिटेड।
100% शेयर्स एक्वायर किए एस लिमिटेड के, और जिसकी कॉस्ट थी, हम लोग ने ये शेयर्स कितने में एक्वायर किए, तो उस कंपनी ने एक्वायर किया है 8 लाख में। हम लोग ने इस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं 8 लाख में, ठीक है। उस दिन एस लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है, फर्स्ट अप्रैल को, मतलब जिस दिन हमने एक्वायर किया था ना, जिस दिन हमने एक्वायर किया था उस दिन एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, तो इस तरफ शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 20 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 लाख। देखो अब नाउ फर्स्ट अप्रैल को ये जो बैलेंस शीट है, ये कौन सी डेट पे बताओ, ये बैलेंस शीट है फर्स्ट अप्रैल। इसका मतलब इसके अंदर जो रिजर्व्स दिख रहा है तुम्हें, इसमें दिख रहा है रिजर्व्स, बताओ ये जो रिजर्व्स दिख रहा है 20 लाख, इस रिजर्व को मैं क्या बोलूंगा बताओ, प्री एक्विजिशन रिजर्व। प्री एक्विजिशन रिजर्व क्यों बताओ, हाँ क्योंकि ये एक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट मैंने कब कमाया, ये फर्स्ट ईयर में कमाया, ये सेकंड ईयर में कमाया, थर्ड ईयर में कमा के मेरे पास रिजर्व कितना आ गया, 20 लाख, 20 लाख का मेरे पास रिजर्व आ गया, ठीक है। अब ये एस लिमिटेड क्या कर रही है, एक्वायर होने के बाद इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्या डिविडेंड, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बताओ ये 10% कितना होगा, ये तो अमाउंट तो अपने को पता चल गया 2 लाख। ये 2 लाख का डिविडेंड किसको मिलेगा, कौन, एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स अब कौन है, एच लिमिटेड। मतलब ये डिविडेंड किसको मिलेगा, एच लिमिटेड को मिलेगा, करेक्ट है। मतलब पूरा का पूरा 2 लाख का डिविडेंड किसको मिलने वाला है, एच लिमिटेड को मिलने वाला है। क्यों पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि 100% एक्वायर किया है। अगर समझो ये 80% होता तो 2 लाख का 80% उसको जाएगा और 2 लाख का 20% किसको जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये समझ में आया पहले, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्री एक्वेशन रिजर्व्स, मतलब खरीदने के पहले के, एक्वायर करने से पहले के जो रिजर्व्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री एक्वेशन रिजर्व। और रिजर्व में से जो डिविडेंड दे रहे हैं, उस रिजर्व में से जो डिविडेंड दिया है वो भी क्या होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये क्लियर पहले बेटा, जो मेरे प्री एक्विजिशन रिजर्व है उसी में से तो मैं डिविडेंड दे रहा हूं, तो वो डिविडेंड को भी क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो अब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड एच लिमिटेड अपनी बुक्स में कहां दिखाएगा, सोचो। हाँ बोलो, कहां है इसके शेयर होल्डर्स अब किसके पास आ गए शेयर्स, एच, तो किसको मिलेगा डिविडेंड, एच को ही मिलेगा ना। वो शेयर्स तो खरीद लिए उन्होंने, समझ में आ रहा है, वो शेयर्स खरीद लिया, वो शेयर होल्डर्स है ही नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं है। अब बताओ मेरा क्वेश्चन, ये जो डिविडेंड मिल रहा है एच लिमिटेड, ये अपनी बुक्स में कहां शो करेगा, ये डिविडेंड एच लिमिटेड अपनी बुक्स में कैसे शो करेगा, क्या उसके लिए ये इनकम है, बताओ। तो देखो अब थोड़ा सा अपन एक नीचे, मैं एक नीचे एक चीज लिखता हूं, उससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को मानी बोलता हूं मैं इधर, देखो अगर प्री एक्वेशन डिविडेंड होगा तो इसे हमें क्या करना है, एडजस्ट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद रखना। अगर प्री एक्वेशन डिविडेंड होगा तो इसे हमें क्या करना है, एडजस्ट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ, माइनस कर देंगे उसमें से, करेक्ट। और यहाँ पे लिख लो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अगर ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा, ना बताओ पहले क्लियर करो, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मतलब क्या। हाँ समझ में आया, एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट होगा
उस प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो अब ये क्या करेंगे, दिस विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एच लिमिटेड क्या करेगा, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देगा। ये क्लियर। तो फिलहाल जो अभी इसको 2 लाख का डिविडेंड मिल रहा है, बताओ ये 2 लाख का डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड जो अपने को मिला है वो 2 लाख का डिविडेंड इसमें से माइनस हो जाएगा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा, 6 लाख। तो पहले ये लिख लो यहां तक। ठीक है, तो प्री एक्वेशन डिविडेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा कैपिटल रिजर्व का, इसका नेचर क्या है, कैपिटल रिजर्व, मतलब कैपिटल नेचर का लिख सकते हैं अपन, रिजर्व मत लिखो, कैपिटल नेचर लिखना। इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। और ये कौन सा है, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। चलो अब एक डायग्राम और बनाएंगे, तुम लोग भी बनाओ डायग्राम। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज लैंडस्केप करना है। चलो एक ऐसी सेम एक डायग्राम और बनाएंगे हम लोग। नहीं ऐसे लिखते जाओ ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं अपन। अब बताओ यहाँ पे 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल क्या आएगी बताओ, ये 1 अप्रैल क्या है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन। ये 1 अप्रैल क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। अब इसके बाद भी ये बिजनेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद का जो प्रॉफिट आएगा, अब बताओ क्या कहलाएगा, ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, ये करेक्ट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और जो पहले का ये बताओ, ये जो पहले का जो है ये प्री एक्विजिशन, करेक्ट है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड प्रॉफिट। तो 1 अप्रैल को एक एस लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है, इसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है 100, लाख जो भी है, फिर जनरल रिजर्व दिख रहा है 200। नाउ 1 अप्रैल को क्या हुआ है, 1 अप्रैल को एच लिमिटेड ने, इस बार अपन परसेंटेज चेंज करते हैं, 80% शेयर एक्वायर करे हैं ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने क्या किया है, 80% शेयर एक्वायर करे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे भी लिख लो कि हम लोग ने पोस्ट एक्विजिशन में कितना प्रॉफिट कमाया, तो 400। नाउ अब ये बताओ, ये जो दोनों है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, ये क्या है बताओ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक और बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग एच लिमिटेड की। यहाँ पर
एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, तो एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं अराउंड 800, और इस साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है समझो 200। ये पहले से ही दिख रहा है, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल ले लेते हैं ये भी। चलो अब थोड़ा सोच के बताना तुम लोग कैसे क्या करेंगे। देखो कंपनी कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, कहां से डिविडेंड दे रही है, अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। यहां तक लिख लिया सबने, अब समझना उसके बाद लिखना। देखो मेरे पास टोटल रिजर्व कितना है प्री एक्विजिशन, 300 है। अब समझो 300 का, हाँ 80% हम लोग पूरा डिविडेंड दे रहे हैं, इसमें से 3% का 80, 300 का 80% कितना आएगा, 240 किसको मिलेगा, एच लिमिटेड। तो अब ये कहां शो करेंगे 240 का, ये कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का, याद आया ना जो अपन ने पढ़ा था, ये मेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। बताओ क्या करेंगे, इस 240 को अपने कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो मैं इसका एरो डायरेक्ट यहीं पे बना देता हूँ कि जो मेरा प्री एक्विजिशन से डिविडेंड आता है उससे मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे ये मेरा 240 यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अब ये जो 400 रुपया कमाया था, देखो यहाँ पे 400 रुपया, ये 400 में से भी कंपनी क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। बताओ क्या करेंगे अभी, 400 का 80%, हाँ 400 का 80% कितना आएगा बताओ, 320। कहां जाएगा ये 320, करेक्ट, ये जाएगा मेरे पीएनएल में प्लस हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, 320 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बताओ आया समझ में। तो एक को मैंने क्या बोला है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और एक को क्या आएगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या करना है, अपने कॉस्ट में से माइनस करना है, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को अपने पीएनएल में क्रेडिट करना है, मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो बाकी का कंप्लीट कर लो जो मैंने फिगर्स बनाए इधर उधर। थोड़ा कलरफुल करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट 800 है। देखो समझ में आ गया, हाईलाइट जो किया है, थोड़ा सा येलो कलर शेड नहीं आ रहा है। कर लिया है तो कंप्लीट। देखो जो येलो कलर का हाईलाइट किया अपन ने वो क्या है बताओ, जो भी अपन ने येलो कलर से हाईलाइट किया है वो सब क्या है, प्री एक्वेशन। उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाया अपन ने, कॉस्ट कम कर देंगे, ठीक है। और जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो मेरा क्या है, ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है वो पोस्ट है ना, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़े। चलो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। अपन पहले थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे खुद से, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखो एच लिमिटेड एक्वायर्स 70% शेयर ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,60,000, एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,60,000। और अपने को एक बैलेंस शीट दी है एस लिमिटेड की, उस बैलेंस शीट में
कैपिटल दिया है 1 लाख, रिजर्व दिया है 1 लाख, और एसेट्स दिया है 2 लाख। तो इस बैलेंस शीट की टोटल 2 लाख। और नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है वो है एसेट्स आर revalued at rupees 1,80,000. Find cost of control. Find cost of control. पहले 2 मिनट लो और तुम लोग सॉल्व करो, फिर बताता हूँ मैं आंसर। तुम्हें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करना है। देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या चीजें आती है बताओ। दो चीज आती है, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। ट्राई करो एक बार। तो मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ। बताओ इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? नहीं है तो फिर एसेट्स क्या 2 लाख है? 180। एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, एसेट्स आर रिवैल्यूड एट 180। मतलब एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 180। मतलब हमने एसेट्स को रिवैल्यू किया है, तो बट ऑब्वियस मेरा रिजर्व भी कम होगा। तो इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? तो 180। अब इसने कितना शेयर एक्वायर किया देखो ऊपर। इसने जो शेयर एक्वायर किया वो एक्वायर किया है 70%। तो हम पहले क्या करेंगे, 180 का निकालेंगे 70%। वो 126 क्या आया? हमने कितने में खरीदा? देखो ये 70% हमने खरीदा कितने में? 160। तो ये 160 क्या आ जाएगा? ये 160 को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 160 को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। माइनस क्या करते हैं? होल्डिंग कंपनी शेयर्स इन द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। वो कितना निकाला अपन ने? 180 का 70%। तो क्या आ रहा है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल आ रहा है, करेक्ट। तो बस यही करना है तुम्हें। सोल्यूशन ठीक है। सबसे पहले नेटवर्थ, इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? तो 1,80,000। तो इसमें एच लिमिटेड का कितना आ जाएगा? 1,80,000 का 70%। कितना ये 70%? 1,26,000। एच लिमिटेड का शेयर आ गया 1,76,000, 1,26,000। ठीक है। नाउ आप फाइंड करेंगे हम लोग गुडविल। क्या तुमने फॉर्मूला लिखा? वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, करेक्ट, होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। करेक्ट है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसने कितने में खरीदा था? 160 माइनस 126। तो आंसर इसका आ गया 34,000। ये इसका क्या हो जाएगा? गुडविल। ठीक है। चलो सेकेंड एग्जांपल लिखो। एच लिमिटेड एक्वायर्स, एच लिमिटेड एक्वायर्स 85% shares in S Limited at a cost of rupees 1,10,000। At a cost of rupees 1,10,000। और उसी दिन हमें एक बैलेंस शीट दी है एस लिमिटेड की, और उस बैलेंस शीट में जो लिखा है वो है कैपिटल 1,50,000, और इस साइड है मशीन 1,50,000। बैलेंस शीट में फिलहाल और कुछ भी नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट
machine is revalued at rupees 1,65,000. Machine is revalued at rupees 1,65,000. Or second, pre-acquisition dividend received by H Limited rupees 10,000. Find cost of control. Find cost of control. पहले 2 मिनट लो, तुम लोग फाइंड करो. बोलो आंसर. 40,250 क्या आ रहा है? वो भी तो इंपॉर्टेंट है. कैपिटल रिजर्व आ गया सबको आंसर. 40,250 आ गया. समझ में आया क्या किया, कैसे किया, है ना? अब इसको प्रेजेंट करेंगे अच्छे से. बस देखो, छोटे 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 छोटे. हाँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. और ये समझ लो ना, तुम्हारा आगे जो बड़े क्वेश्चन करने वाले उसका बेसिक है. अमालगमेशन में किया था, पीसी कैसे निकालता, वैसे ये बेसिक हो गया. देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अपना फॉर्मूला से करो, या फिर तुम लोग देखो इसमें कैसे करना. सबसे पहले लिख लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, या कैसे निकाला तुमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? बताओ कैसे किया तुम लोग ने. हाँ, नेटवर्थ 1,65,000. 1,65,000 का कितना परसेंट लिया तुमने? 85%. ये तो होल्डिंग कंपनी का वो आ जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है बेटा. इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब 1,10,000 ना. उसने कितने में खरीदा वो, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. 1,10,000 माइनस, बताओ इसमें से क्या करेंगे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड. कितना मिला इसको? 10,000. तो ये इसमें से माइनस कर देंगे. तो इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,00,000. करेक्ट. अब अपना जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बताओ? होल्डिंग कंपनी शेयर. होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड. बताओ उसकी नेटवर्थ कितनी है? 1,65,000. 1,65,000 का कितना परसेंटेज? 85%. ये अमाउंट कितना आ रहा है? 1,40,250. अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो क्या आता है? गुडविल. यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 40,250, इसको माइनस में नहीं लिख के हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व लिखेंगे. कैपिटल रिजर्व. समझ में आया ना? सेल्फ निकालने के बाद आया ना, वो इंपॉर्टेंट. और अभी जो आगे हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे वो इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, है ना? तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मार्क्स तुम्हें पूरे मिलने चाहिए. वो भी चलेगा, फॉर्मूला लिख के भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा. ये भी तो वही है ना, हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं ना. चलो एक और एग्जांपल, ये लिख लिया. एग्जांपल 3 लिखो. एच लिमिटेड एक्वायर्ड 65% ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 85,000. बताओ ये 85,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब आगे लिखते हैं. इसकी एक बैलेंस शीट दी है हमें. बैलेंस शीट एस लिमिटेड. और इसमें मुझे क्या क्या दिया है? एक तो लिखा है कैपिटल
जो दिया है 3 लाख, एक दिया है रिजर्व जो दिया है 2 लाख, एक दिया है क्रेडिटर जो है 1 लाख, और इस साइड है मशीन 6 लाख। तो इस बैलेंस शीट की टोटल 6 लाख। नाउ अब एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया वो लिखो। हाँ, फर्स्ट, मशीन is revalued at rupees 5,40,000. Machine is revalued at rupees 5,40,000. Second, pre-acquisition dividend received rupees 6,000. Pre-acquisition dividend rupees 6,000. Now तुम्हें find क्या करना है? First point, cost of control. Find करना है तुम्हें cost of control. Second तुम्हें find करना है minority interest. अगेन 2 मिनट लो, पहले सेल्फ फाइंड करो और फिर बताओ। आ गया? बता दे आंसर। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं आया? अब बोलना सही तो गलत बोल तो सही। वेरी गुड। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट? हाँ, नहीं। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट? भूल गए? हाँ, सी नेटवर्थ का करना है ना। नेटवर्थ का 65% अगर होल्डिंग के पास है तो नेटवर्थ का 35% किसके पास है? माइनॉरिटी के पास। सिंपल। चलो सॉल्व करेंगे इसे। प्रेजेंटेशन लिखेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं पहले? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में मतलब क्या लिखना है बताओ। पहले मैंने क्या लिखा था लास्ट टाइम? हम लोग ने लिखा था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ, इसने कितने में खरीदा था? 85,000। तो 85,000 लिख देंगे और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड 6,000, है ना? हाँ, तो 6,000 माइनस करने के बाद ये आंसर बच गया 79,000। अब इसमें से क्या करेंगे? होल्डिंग कंपनी शेयर, होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। बताओ इस बार नेटवर्थ कैसे निकलेगा? मेरे एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 540। लेकिन 540 नहीं लेना, हाँ -1 लाख। तो नेटवर्थ कितना है अपना? 4,40,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 4,40,000 मेरा नेटवर्थ है। उसमें से कितना परसेंट हमने लिया है? 65%। कितना आ रहा है ये? 286। तो ये 286। अब अगेन आंसर नेगेटिव आएगा। कितना आ रहा है? 1 नहीं 2 लाख।
2,07,000, तो इस 2,07,000 को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे, इक्वल टू, हाँ 35% ऑफ 440, नेट वर्थ का 35%, और ये आंसर कितना है, 1,54,000। आए समझ में, ठीक है। लिख लो। डन डन, हो गया सबका। चलो अब लास्ट एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 4, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना, इट इज पैरा 16 ऑफ AS21। ये AS21 के अंदर जो पैराग्राफ 16 है उसके अंदर ये डिफाइन किया है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, बताओ, ये मतलब समझाओगे तुमने, अमालगमेशन में ये चीज पढ़ी होगी, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। हाँ, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी गुड्स किसको बेच रही है, सब्सिडरी को बेच रही है। हाँ, और अपस्ट्रीम का मतलब सब्सिडरी कंपनी गुड्स किसको बेच रही है, होल्डिंग कंपनी को बेच रही है, मतलब नौकर मालिक को बेच रहा है, तो वो कौन सा होगा, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या, नौकर मालिक को बेच रहा है, तो वो अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, मालिक नौकर को बेच रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा डाउनस्ट्रीम। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें लिख लो, देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या, एस लिमिटेड, अपन नाम एस से समझ में आ जाएगा, एस कौन है, सब्सिडरी। हाँ, है ना, बस वही है। एस लिमिटेड किसको गुड्स बेच रहा है, एच लिमिटेड को। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, एच लिमिटेड गुड्स किसको बेच रहा है, एस लिमिटेड। अच्छा, ये अब समझना फिर से, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है क्या, हम लोग ने, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को क्या बेचा है, गुड्स बेचा है। ठीक है, देखो समझना, अच्छा बात मत कर, इसको इग्नोर कर, क्योंकि इसके है ही नहीं है, इसलिए तो यहाँ ध्यान दे। ठीक है, लोग मिलेंगे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उनको GPL देंगे हम लोग। एस लिमिटेड, नहीं नहीं, गूगल पे देंगे यार क्या समझ रहा तू भी गलत समझ रहा है ये। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ओए इधर ध्यान दो। एस लिमिटेड गुड्स किसको दे रहा है, एच लिमिटेड गुड्स किसको दे रहा है, बेच रहा है, एस एच लिमिटेड। तो बताओ, जैसे 100 रुपए का गुड्स, एग्जांपल के साथ समझना, 100 रुपए का गुड्स इसने इसको कितने में बेचा है,
120 में। 100 रुपए का गुड्स इसने किसको कितने में बेचा? इसको 120। तो बताओ इसने एच लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया? 20, तब जाके ये 120 हुआ है। और ये गुड्स सारे क्या हो गए? अनसोल्ड, मतलब अभी तक एच लिमिटेड ने वो गुड्स को बेचा ही नहीं है। अब ये दोनों कंपनी क्या हो रही है बताओ? मर्ज हो रही है, कंसोलिडेट, क्योंकि इसने इसके शेयर्स खरीदे। ठीक है, तो अब समझो अपन एग्जांपल लेते हैं कि एच लिमिटेड ने इस कंपनी के 80% शेयर खरीदा है, तो बाकी का 20% किसके पास है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है 20%, बाकी के 20%। तो अब ये मुझे जो प्रॉफिट है 20 रुपीज का प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट है 20%, उसका 80% का शेयर क्या करेंगे? एच लिमिटेड में से माइनस करेंगे। और 20%, सी देखो ये जो प्रॉफिट है 20 रुपया, इसको क्या प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब इस अनरियलाइज्ड का प्रॉफिट का मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। कैसे? पहला टुकड़ा किसके पास जाएगा? एच लिमिटेड, क्योंकि 80% उसके पास है। और 20% किसके पास जाएगा? करेक्ट। तो इसका आंसर, मतलब इसका हम लोग एग्जाम में क्या करने वाले? तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एलिमिनेट, एलिमिनेट प्रॉफिट। ये लिख, बनाया तुमने? नहीं बनाया, बनाओ ना। हाँ, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और सेकंड क्या करेंगे? एक और, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये स्टॉक रिजर्व है, सिंपल। बताओ इसका 80%, प्रॉफिट का 80% कितना आएगा? ये 20 रुपीज का 80%, 16। ये हम लोग किस में से माइनस करेंगे? एच लिमिटेड में से। और 20 का 20% मतलब 4, किस में से माइनस करना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अरे भाई रुक जाओ, ये स्टॉक रिजर्व को मतलब क्या पता? पहले अमालगमेशन में पढ़ा है ना अपन ने, क्या होता है स्टॉक रिजर्व? भाई मैंने इसको गुड्स बेचा, मैंने इसको गुड्स बेचा, कितने का बेचा? 100 रुपए का गुड्स, इसको कितने में बेचा? 120। तो मेरे लिए तो रियलाइज हो गया ना, क्योंकि मैंने बेच दिया है। अब तू आगे जो करना है जो कर, मेरे लिए रियलाइज हो गया है। पर आगे जाके क्या होगा बताओ? हम दोनों एक कंपनी बन गई और उसने वो गुड्स अभी तक बेचे ही नहीं है, तो क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हुआ? नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो मुझे अपने प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एस लिमिटेड ने इसको क्या ले लिया था? प्रॉफिट ले लिया था। करेक्ट। तो अब इसको हम लोग किस में से माइनस करेंगे? एक तो एच लिमिटेड में से माइनस करेंगे और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्यों? बिकॉज बताओ, क्योंकि 80-20 का रेशियो है। 80% किसके पास है? एच के पास है। और 20% किसके पास है? माइनॉरिटी। अगर पूरा 100% एच के पास होता तो सिर्फ एच लिमिटेड में से माइनस करते थे। करेक्ट। और दूसरा क्या करना है? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्यों? मेरा स्टॉक कम होगा ना। अब मेरे बुक्स में कितना दिख रहा था? 120। अब उसको माइनस करके कितना शो करेंगे? 20। 20 माइनस करके कितना शो करेंगे? 100। डाउन स्ट्रीम थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ मुझे, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या लिखेंगे हम लोग? क्या है डाउन स्ट्रीम? हाँ, होल्डिंग कंपनी ने 100 रुपए के गुड्स किसको बेचे? एस को। कितने में? 120 में। तो प्रॉफिट किसने कमाया? होल्डिंग। अनरियलाइज्ड कितना प्रॉफिट कमाया? 20। तो ये प्रॉफिट किसका है टोटली? एच। तो क्या अब इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा? नहीं, क्योंकि एच लिमिटेड है भाई, वो तो किसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट? एस में होती प्रॉब्लम, इसमें नहीं होगी। तो अब यहां पे लिखो एलिमिनेट हम लोग वही पढ़ रहे हैं, अनरियलाइज्ड उसने बेचे ही नहीं आगे। एस लिमिटेड ने ये गुड्स बेचे ही नहीं है। एच के लिए रियलाइज्ड है, लेकिन जब दोनों एक हो जाएगी ना, तो अब उसको वो रियलाइज अनरियलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें लिखो एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी ओनली।
और सेकंड तो सेम है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर? अब एक बार फिर से अगर तुम्हें ये फिर से डाउट है तो फिर देखो, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड। दिवाली पे ए लिमिटेड ने कहीं बाहर से 2 लाख का माल खरीदा, ठीक है, और उसने इसे किसे बेच दिया? बी लिमिटेड। और इसमें समझो इसने प्रॉफिट कमाया 50,000, ये 2.5 लाख का माल इसने किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। तो मैं बोल सकता हूँ दिवाली पे ए लिमिटेड ने 50,000 का प्रॉफिट कमा लिया। उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम लोग? रियलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्लियर? अब ये गुड्स किसके पास है? ये 2.5 लाख के गुड्स किसके पास है? बी के पास है, ठीक है। अब मान लो जिस दिन दिवाली था, इसने क्यों खरीदा था? कि ये भी आगे बेचेगा। लेकिन दिवाली के 2 दिन पहले उसके स्टेट में लफड़ा हो गया और दुकानें सब बंद हो गई। हुआ था ऐसा? किसके टाइम पे हुआ था, याद करो? जब फेस्टिवल आया था बीच में, हम वो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, अपने उदयपुर में दंगे हो गए थे कुछ तो, राखी शायद। हाँ, हाँ याद आ रहा है ना? तो अब देखो, सेम एग्जांपल वही इसमें हम लोग ले रहे हैं कि भाई इसने ए ने मतलब समझो लाइट्स खरीदी, 2 लाख की, और ये लाइट्स को किसको बेच दी? बी को बेच दी। तो ए के लिए दिवाली बन गई, क्योंकि ए ने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 50। तो ए क्या बोलेगा? भाई मैंने दिवाली पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब ये बी आगे क्या करेगा? उस लाइट्स को बेचेगा ना, तभी तो वो कमा पाएगा। लेकिन हुआ क्या उस दिन? कि दिवाली के 2 दिन पहले समझो लफड़े हो गए, उसकी शॉप बंद हो गई। तो अब वो क्या ये गुड्स बेच पाया? नहीं। तो ये गुड्स अभी भी किसके पड़े बताओ? बी लिमिटेड के स्टॉक में पड़े हैं। समझ में आ रहा है एग्जांपल? ठीक है। अब बाद में इन्होंने दोस्ती कर ली आपस में। इन्होंने क्या किया? चल आजा अपन दोनों एक मिलके बिजनेस करते, क्या अलग अलग करना। अब ये दोनों क्या हो गए? ठीक है। अब इनका सीए आया, बोला कि भाई तूने 2 लाख के माल इसको बेचे 2.5 लाख में, तेरा तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट अभी भी उसके स्टॉक में क्या है? इंक्लूड है। तो वो हो गया तुम्हारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये सीए क्या बोलेगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालो अपने स्टॉक में से। तो वो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 2.5 लाख नहीं होगी, कितनी होगी? 2 लाख। वो 50,000 को क्या करेगा? अपने स्टॉक में से माइनस करेगा। तो देखो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एक पॉइंट ये समझ में आया। दूसरा, जो प्रॉफिट हो चुका था ए को, ए ने अपने कहा लिख लिया होगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लिया होगा। चलो प्रॉफिट भी कम करो तो दो इफेक्ट तो देगा ना, एक अपने प्रॉफिट को कम करेगा और दूसरा अपने स्टॉक में से कम करेगा। देखो यही लिखा है अपन ने, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, और सेकंड डिक्रीज द स्टॉक ऑफ। अब ये तुम्हें समझ में आया? जब अपस्ट्रीम होगा, वापस बताओ अपस्ट्रीम का मतलब क्या? सब्सिडरी किसको बेच रहा है गुड्स? होल्डिंग को। तो सब्सिडरी में तो मैटर हो जाए, क्या बताओ? एच लिमिटेड के पास 80 है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास 20 है, तो हम लोग दोनों के प्रॉफिट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? ठीक है, बस कल करेंगे कंटिन्यू।